आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सी पेशेंट जो मेरे पास आती हैं जिनका पहले एक सिज़ेरियन हो चुका होता है, उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश होती है कि नेक्स्ट वो नॉर्मल डिलीवरी करें और बेबी को वेजाइनली डिलीवर करें। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें एक ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और किन हालात में ये सेफ़ होती है और किन हालात में ये सेफ़ नहीं होती, और अगर ये डिलीवरी करनी भी है तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। इसलिए इस वीडियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सी पेशेंट जो मेरे पास आती हैं जिनका पहले एक सिज़ेरियन हो चुका होता है, उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश होती है कि नेक्स्ट वो नॉर्मल डिलीवरी करें और बेबी को वेजाइनली डिलीवर करें। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें एक ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और किन हालात में ये सेफ़ होती है और किन हालात में ये सेफ़ नहीं होती, और अगर ये डिलीवरी करनी भी है तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। इसलिए इस वीडियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये है कि एक क्वेश्चन होता है कि क्या ऑपरेशन के बाद डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है। मोर देन 70% चांस होते हैं कि एक ऑपरेशन के बाद मदर बेबी को नॉर्मल डिलीवर कर सकती है, नेक्स्ट बेबी को। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं और कुछ हिफाज़ती तदबीर होती हैं या कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि माँ या बच्चे किसी की जान पर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अब प्रेगनेंसी को कैसे प्लान करना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए। गैप की बात करो तो बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि अब मेरा पहला बच्चा 2 साल का हो गया है तो मेरा 2 साल का वक्फ़ा है। गैप का मतलब ये है कि प्रीवियस जो बेबी है उसकी डिलीवरी से लेकर नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी ठहरती है तब तक का टाइम, ना कि अगले बच्चे की डिलीवरी का टाइम। और जो नॉर्मल वक्फ़ा जो कि हमें रिक्वायर होता है, जिसमें हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी या वी बैक एडवाइस करते हैं पेशेंट को, वो मिनिमम 16 to 18 मंथ तक होना चाहिए। एटलीस्ट इतना गैप पेशेंट को ज़रूर लेना चाहिए नेक्स्ट डिलीवरी को प्लान करने के लिए। अब है कि इस को प्रेगनेंसी को कैसे मैनेज करें। प्रेगनेंसी में तो वो जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी मैनेज की जाती है ऐसे ही करनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हमने उसकी मोड ऑफ़ डिलीवरी डिसाइड करना है कि वो बेबी को नॉर्मल डिलीवर करेगी या सिज़ेरियन डिलीवर करेगी, तो उसमें हमने 5 चीज़ों को डिस्कस करना होता है। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि उसकी जो प्रीवियस सर्जरी है वो क्यों हुई थी। कोई ऐसी वजह तो नहीं कि दोबारा वही वजह इसी प्रेगनेंसी में भी है। फ़र्ज़ करो अगर उसको पिछली प्रेगनेंसी में कोई ऐसी कार्डिक डिजीज़ थी या प्रीवियस प्रेगनेंसी में बच्चे को क्या कहते हैं कि डिस्ट्रेस हो गया था और अब भी डिस्ट्रेस होने का चांस हो सकता है, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा नीचे था, इस दफ़ा भी प्लेसेंटा नीचे है, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में बेबी उल्टा था, इस दफ़ा भी उल्टा है, तो इस सूरत में आप उसको नॉर्मल का चांस नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई ऐसी काज है जो कि रिकरेंट नहीं है, कि जो बेबी नॉर्मल है, लाइकर वॉल्यूम उसका ठीक है, कफेलिक है और कोई ऐसी और कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, तो ये वाला इस प्रेगनेंसी में मदर नॉर्मल का चांस ले सकती है। जो दूसरी बात जो हमें देखनी होती है वो है टाइप ऑफ सिज़ेरियन, कि जो उसकी जो सर्जरी की गई है वो लोअर सेगमेंट की गई है या अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट से क्या मुराद होती है। लोअर सेगमेंट हम यूट्रस के उस पार्ट को कहते हैं जो बिल्कुल नीचे होता है, जहाँ पे उसकी ब्लैडर की पेरिटोनियम आसानी के साथ यूट्रस से अलहदा हो जाती है। अगर तो उसका पहला वाला ऑपरेशन लोअर सेगमेंट हुआ है तो नेक्स्ट नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर तो उसका लोअर सेगमेंट ऑपरेशन हुआ है तो उसके जो प्रीवियस ऑपरेशन है उसके जो फटने के चांस होते हैं वो बहुत मिनिमम 0.5% होते हैं। लेकिन अगर उसका पहला ऑपरेशन अपर सेगमेंट हुआ है तो
उसमें जो प्रीवियस ऑपरेशन है उसके फटने के चांस या उसके खुलने के चांस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से अगर उसका प्रीवियस ऑपरेशन क्लासिकल है या अपर सेगमेंट है तो उस सूरत में उसको नॉर्मल का चांस नहीं दिया जाता, वो नेक्स्ट बेबी भी सिजेरियन से ही डिलीवर करेगी। थर्ड है जो चीज़ देखनी होती है कि जो उसका पहला वाला ऑपरेशन होता है वो कहाँ पर हुआ, किसी अच्छे सेंटर पे हुआ, टर्शरी के सेंटर्स में हुआ है, और जो लेवल ऑफ सर्जन था उस किसने किया ऑपरेशन। और क्योंकि इसमें ज़्यादातर चांस होता है कि अगर कोई बहुत छोटे सेंटर पे हुआ है, कोई कंसल्टेंट सर्जन या गायनोकोलॉजिस्ट ने उसका ऑपरेशन नहीं किया, तो मोस्ट लाइकली जो उसका ऑपरेशन होता है वो अपर सेगमेंट होता है या क्लासिकल होता है। उस सूरत में उस ऐसे पेशेंट को नॉर्मल का चांस देना बेबी के लिए एक रिस्क फैक्टर होता है। थर्ड जो हमने फोर्थ पॉइंट जो हमने देखना होता है कि कोई उसको कोई पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन तो हुई, कि ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो या ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो। अगर कोई ऐसी हिस्ट्री होती है पेशेंट के साथ तो ऐसे पेशेंट भी सूटेबल नहीं होते जिनको हम नेक्स्ट नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ देखना कि अगर नेक्स्ट बात आ जाती है कि फिर कौन सा पेशेंट होता है कि जो कि आइडियल होता है जिसको हम नॉर्मल का चांस दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये बात होती है कि गैप होना चाहिए एटलीस्ट 18 मंथ का। दूसरी बात कि जो उसका पहला ऑपरेशन है, मतलब उसमें अब इस वाले प्रेगनेंसी में कोई रिस्क फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे उसको शुगर है, डायबिटीज़ है या कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है, साथ उसका पहले ऑपरेशन भी हो सका है, तो 2 रिस्क फैक्टर इकट्ठे हो गए हैं, तो उस सूरत में भी उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। कि कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, सारा एंटीनेटल जो उसका पीरियड है वो बहुत अच्छा गुजरा है, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मेडिकल डिजीज़ नहीं है। थर्ड पे जो अपने देखना होता है कि जो उसका जो प्रीवियस स्कार की हम थिकनेस चेक करा देते हैं, प्रीवियस स्कार थिकनेस अल्ट्रासाउंड पर चेक हो जाती है। अगर जो पहली वाली प्रीवियस स्कार थिकनेस है वो 3.5 mm से ज़्यादा है तो ये पेशेंट ज़्यादा है कि ये नॉर्मल डिलीवर करेगी और इसकी नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुल भी होगी, और जो स्कार है उसके खुलने के, जो प्रीवियस ऑपरेशन है उसके खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसके बाद हमने ये देखना है कि उसकी इस दफ़ा तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, मतलब कोई जो बेबी है उसका कफेलिक है और वेल अप्लाइड है, कि जो उसमें नीचे में वेल अप्लाइड है। ये इसके बाद अगर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं तो ऐसे पेशेंट को हम नॉर्मल का चांस दे सकते हैं, क्योंकि ये डिसीजन शुड बी वेरी वेरी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब हम ये डिसीजन देते हैं कि किसी भी हम वी बैक का, तो हमने मदर और बेबी दोनों को एट रिस्क रखना होता है, इसलिए पहले क्लियरली डिसाइड होना चाहिए कि इसको हमने लेबर पेन देनी है या नहीं देनी, या नॉर्मल का चांस देना है या नहीं देना। नेक्स्ट बात आ जाती है कि अगर प्लान हो गया कि इस पेशेंट को नॉर्मल डिलीवर करना है तो अब नेक्स्ट क्या करें। अब उसकी है डिलीवरी का टाइम आ गया, तो डिलीवरी के टाइम आ गया या हमने उसका प्लान करना है तो उसकी डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये पेशेंट शुड बी डिलीवर इन द हॉस्पिटल, इनको होम डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, और हॉस्पिटल भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पर इमरजेंसी ऑपरेशन की सहूलत मौजूद हो, इमरजेंसी नर्सरी की सहूलत मौजूद हो, यहाँ पर बेबी को इमीडिएटली रिससिटेट किया जा सके। और ड्यूरिंग लेबर जो एडवाइस होती है या रिकमेंडेशन होती है कि इसकी जो लेबर है वो इंड्यूस ना की जाए, स्पॉन्टेनियस लेबर स्टार्ट होनी चाहिए। तो बाद पेशेंट कहते हैं कि हमें तो लेबर स्टार्ट नहीं होती, तो कौन से मेथड है जिससे स्पॉन्टेनियस लेबर स्टार्ट हो सकती है कि खुद ब खुद उसको दर्द लग जाए। इसमें एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज करने से, निप्पल स्टिमुलेशन से, सेक्स करने से या खजूर का इस्तेमाल करने से स्पॉन्टेनियस लेबर स्टार्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बावजूद भी अगर इस पेशेंट को हमने इंड्यूस करना है या इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना है तो बहुत विजिलेंट रह के इस्तेमाल करना होता है। और दूसरा जो बेबी होता है ड्यूरिंग लेबर, उसकी बेबी की कॉन्टीन्यूस फीटल हार्ट की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि मुसलसल बच्चे का फीटल हार्ट चेक होता रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड जो होता है कि जो लेबर के दौरान इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जो प्रीवियस ऑपरेशन है वो कहीं खुल तो नहीं रहा, तो उसके कुछ साइंस होते हैं, उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले होता है कि क्योंकि बच्चे की फीटल हार्ट मुसलसल चेक हो रहे होते हैं, ये देखो कि नॉर्मल लेबर चल रही है, लेबर पेन आ रही है, लेकिन अचानक से बच्चे की दिल की धड़कन कम होना शुरू हो गई है, या माँ का जो हार्ट रेट है या माँ का जो पल्स रेट है वो तेज़ हो गया है, मोर देन 100-120 आ रहा है, और अनड्यू वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है कि पहले तो इतनी ब्लीडिंग नहीं थी, अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है,
या मदर को बहुत सीवियर पेन हो रही है पहले वाली ऑपरेशन की जगह पर, तो इन चारों सूरतों में मोस्ट लाइकली चांस होता है कि जो उसका पहला वाला ऑपरेशन खुल रहा होता है तो उसमें ये होता है कि फ़ौरन से जो उसकी जो लेबर वाला प्रोसेस है उसी वक्त उसको ख़त्म करके इमरजेंसी सिजेरियन के लिए ऐसे पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर वो प्रीवियस स्कार खुल जाता है या उसमें फट जाता है तो उसमें जो बेबी होता है उसकी डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मोर देन 70% चांस होता है कि अगर प्रीवियस स्कार रप्चर हो जाए या खुल जाए तो जो बेबी होता है वो उसकी माँ के पेट के अंदर ही डेथ हो जाती है। इन सारी कंडीशंस को जो मैंने डिस्कस की हैं, जो आपको लेबर के दौरान या जब माँ दर्द दे रही होती है, इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और इनमें से किसी भी चीज़ में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उसका जो नॉर्मल लेबर का प्रोसेस है उसी वक्त उसको रोक कर इमरजेंसी सिजेरियन कर देना चाहिए। लेकिन अगर हर चीज़ बहुत स्मूथली चल रही है, कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं आ रहा, तो मोर देन 70% ऐसी फीमेल्स नॉर्मल बेबी डिलीवर करती हैं और उसको फिर नेक्स्ट भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो या कोई बात आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स की शक्ल में पूछें, मैं आपको इसका डिटेल आंसर दूँगी। शुक्रिया।